नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आपके कमेंट्स मुझे नहीं मिल पा रहे हैं आज। हमेशा की तरह वही दिक्कत है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है कभी ना कभी। तो चलिए जुड़िए फटाफट और शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आज लगभग 2 महीने के अंतराल के बाद राष्ट्र के नाम एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया। उस संबोधन से क्यों जयराम खुश हैं इसकी चर्चा करेंगे, और जो लोग इंतजार कर रहे थे वैक्सीन का उनका क्या होगा उसकी भी चर्चा करेंगे। इसके बाद आज आपको ये भी बताएंगे कि अब कांग्रेस क्यों फिर से पैदा होने जा रही है वीरभद्र सिंह के जन्मदिन के बहाने। जी हाँ, कांग्रेस ने तय किया है कि उनके जन्मदिन को, जो 23 जून को पड़ता है, स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया जाएगा और फिर सरकार बनाई जाएगी। अब किसके स्वाभिमान को ठेस लग रही है जो स्वाभिमान दिवस मनाया जा रहा है, और कांग्रेस मर क्यों गई इस पे चिंतन क्यों नहीं हो रहा जो किसी के जन्मदिन के बहाने पैदा होने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश कितनी रंग लाएगी कितनी नहीं, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि वीरभद्र सिंह का दौर भी आम आदमी को लगता है कि अब पूर्ण हो चुका है और उनको एक मार्गदर्शक, एक घर का जो बड़ा होता है उसके रूप में होना चाहिए और नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए। हम उनके स्वास्थ्य की, उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं और वो लंबे समय तक कांग्रेस को मार्गदर्शन करते रहें। लेकिन अगर उन्हीं की कमान में कांग्रेस ने अगला चुनाव लड़ना है, उन्हीं को मुख्यमंत्री का फेस बनाना है, तो फिर मुझे लगता है कि उसको दोबारा से सोचना चाहिए। कई दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि अब कोविड काल के बाद खास तौर से जो नई पीढ़ी है, जो युवा वर्ग है, जो बेरोजगार वर्ग है, वो चाहता है कि अब तो तस्वीर बदल जानी चाहिए। खैर, इसकी चर्चा करेंगे जी एक एक करके, लेकिन सबसे पहले चर्चा आज नरेंद्र मोदी के भाषण की। नरेंद्र मोदी के जो ट्विटर हैंडल से, सोशल मीडिया अकाउंट से, वहां से दोपहर को एक मैसेज फ्लोट हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। सुगबुगाहट हुई, 5 बजे देश के नाम उनका संबोधन हुआ। पूरे 32 मिनट तक अनवरत रूप से वो बोले, बिना रुके वो बोले, और उसमें जो मुख्य बातें थी वो 2 थी। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि अब केंद्र ही तमाम वैक्सीन का पैसा देगा, केंद्र ही तमाम वैक्सीन का पैसा देगा। इससे पहले राज्यों को कह दिया गया था कि 18 से 44 साल के जो वर्ग के उनके लोग हैं उनके लिए वैक्सीन वो आप खुद खरीदिए। केंद्र सिर्फ उसमें एक मॉडरेटर की भूमिका निभाएगा, लेकिन पैसा आपको खुद देना होगा। इसके बाद कई राज्यों में वैक्सीन की किल्लत की खबरें आई, कई राज्यों से परेशानियां जो है वो सामने आने लगी। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार अच्छी खासी क्लास केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की वहां पे लगाई, और उसका ही शायद असर था कि आज सरकार को ये फैसला लेना पड़ गया कि जिसको भी वैक्सीन लगनी है वो फ्री लगाएगी सरकार। 75% और 25% के रेशियो में सरकार इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। 75% केंद्र खरीद के राज्यों को फ्री देगा और 25% उन हॉस्पिटल्स के लिए रखा गया है जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और जिन्होंने अपने स्तर पर पेड वैक्सीन के लिए अपने आप को सूचीबद्ध करवाया है, इम्पैनल करवाया है। 25% वैक्सीन देश की उनको जाएगी, यानी 100 डोजेज देश को मिलती है वैक्सीन उत्पादन से, तो 75 राज्यों में बांटी जाएगी फ्री, और 25 डोज उन हॉस्पिटल को दी जाएगी जो अलग अलग राज्यों में वैक्सीनेशन के लिए इम्पैनल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल 39 हॉस्पिटल इम्पैनल हुए हैं, लेकिन एक ही हॉस्पिटल में अभी 3 दिन पहले से ये क्रम शुरू हुआ है वैक्सीन लगने का, वह फोर्टिस। यहाँ कोविशील्ड और कोवैक्सीन लग रही है। स्पुतनिक अभी आई नहीं है। देश में 2 जगहों पे जो है स्पुतनिक मिल रही है अभी। दिल्ली में एम्स में शुरू हो गई है, और बाकी कंट्रोल्ड वे में कहीं इसका जो है और जगह भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन स्पुतनिक का इंतजार अभी लंबा है क्योंकि उसकी प्रोडक्शन अभी उससे बूम में नहीं आई है। कोविशील्ड बहुतायत में है। कोवैक्सीन को लेकर जो है बच्चों के ऊपर ट्रायल चल रहा है, लेकिन इसी बीच में जो ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में चला उसके नतीजे आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लंबे चौड़े मुद्दे उठाए थे और सबसे पहले कहा था कि वैक्सीनेशन नीति ही सरकार लाए हमारे पास, और ये कहा गया था कि 18 से 44 साल वालों को लेकर जो आपकी नीति है वो सही नहीं है। राज्यों को क्यों पैसा देना पड़ेगा, क्यों खरीद के देनी पड़ेगी, सरकार सबको फ्री क्यों नहीं लगाती, इसमें कुछ ना कुछ घालमेल है। उन्होंने ये भी पूछा था कि 35,000 करोड़ रुपया जो आप कह रहे हैं कि हमने वैक्सीनेशन के लिए रखा है वो कहां गया। इन सवालों के बाद सरकार ने आज ये फैसला ले लिया है, जिसकी जानकारी स्वयं नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में दी कि अब जहां भी वैक्सीन लगेगी, जिस भी वर्ग को लगेगी, फ्री लगेगी, और उसका पैसा राज्यों को नहीं देना पड़ेगा, केंद्र ही देगा। केंद्र ही देगा। राज्य अपना कोटा मांगेंगे
और उस हिसाब से जो देखा जाएगा कि उनको कितनी चाहिए, कितनी जरूरत है, उनको जनसंख्या के अनुपात के आधार पर जो और दूसरे पैरामीटर सेट किए जाएंगे, उस आधार पर उनको वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी और 25% वैक्सीन जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे। दूसरा बड़ा ऐलान था कि गरीबों को मुफ्त अनाज दिवाली तक चलता रहेगा, दिवाली तक चलता रहेगा। तो पहला क्यों हुआ वो हमने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट की वजह से। दूसरे ऐलान का मतलब ये है कि अभी हम तीसरी लहर को बड़ी जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तीसरी लहर को बड़ी जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये ठीक है कि अब जून में, आज जून की 7 तारीख है और मैक्सिमम जो पॉजिटिविटी है पूरे देश की वो 3.5% आ गई है। मैक्सिमम राज्यों में अनलॉक शुरू हो गया है। ये 14 जून तक जो है कई राज्यों का अनलॉक है, उसके बाद अनलॉक 2 होगा, यानी जून जो है अनलॉक में चला जाएगा और फुली हम जुलाई में शायद ओपन हो जाएंगे, अनलॉक के बजाय ओपन हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही हम जुलाई के एंड या अगस्त में दूसरी वेव की शुरुआत भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब अनलॉक होगा, सब कुछ होगा, तो हम लोग फिर अपनी आदत पे उतर आएंगे, हम लोग फिर धमा चौकड़ी मचाएंगे, जिसका हिमाचल प्रदेश में आज छोटा सा उदाहरण हमने आपको दिखाया था सोलन से। सोलन में ऐसा लग रहा था जैसे बरसों बाद सोलन खुला हो और लोग अपनी गाड़ियों की बैटरी, टायर चेक करने की, वो चल भी रही है कि नहीं चल रही है, वो करने के लिए शहर में पहुंच गए हों। जाम लगा जी, वहां लंबा जाम लगा। वो लोग गायब थे जिन्होंने 144 लगाई थी, वो लोग गायब थे। 144 जिन्होंने लगाई थी, 144 में 4 लोगों के अलावा 5वें कुछ साथ चलने की अनुमति नहीं है। लेकिन वहां स्थिति ये थी कि गाड़ियां ठसाठस, पूरा रोड भरा हुआ है और रोड जो दाएं बाएं के स्थान है वहां पे लोग चले हुए हैं। तो ये सोलन की बात ही नहीं थी, सब जगह की ही बात है। सोलन के हमने आपको सिर्फ जो है आपको विजुअल दिखाए थे। तो ये 2 मामले हैं जी। और प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि 18+ वालों के लिए पूरे देश में बड़े पैमाने पर 18 जून से वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि हिमाचल प्रदेश में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10 तारीख से लगेगी, अब वो भी नहीं लगेगी। वास्तविकता यह है, पहले कहा गया था कि जून के फर्स्ट वीक में 7 तारीख से लग जाएगी, फिर कहा गया कि 10 तारीख तक से तो शुरू कर देंगे। हमने तब भी कहा था कि 10 का मतलब 15 होगा, लेकिन अब 15 का मतलब भी 18 है और 18 को भी अगर आ गई तो लगेगी, नहीं तो ये 20 भी होगा। लेकिन पूरे देश में हो रहा है, तो इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि देश में हम भी आते हैं और हमारे यहाँ भी 18+ वालों के लिए वैक्सीन का जो नया स्लॉट है, जो हमने 1,67,690 वैक्सीन, मुझे याद हो गई है 4-5 बार, 1,67,690 रोज सुनते हैं, आ रही है 1,67,690 डोजेज आ रही हैं, वो शायद आ जाएंगी। वो आ जाएंगी तो 20,000 को हम डेली वैक्सीनेट कर रहे थे अपने एक सेशन में, जो भी सेशन हो 18+44 वालों को लगा रहे, 20 को लगा रहे थे। तो दैट मीन्स कि हमारे 5 सेशन, उसमें 5 या 6 रख लीजिए, 7 रख लीजिए, 8 भी रख लीजिए आप तो 8 सेशन उसमें निकल जाएंगे। 8 सेशन का मतलब था कि अब जुलाई अगर उसी हिसाब से सेशन चलते हैं तो 8 सेशन का मतलब है कि अगर हफ्ते में 2 ही सेशन लेते हैं आप, तो फिर ये जुलाई तक मामला निपट जाएगा, तब तक कुछ और आ जाएगी। और जुलाई तक तो वैसे भी इस देश में वैक्सीन बहुत ज़्यादा बहुतायत में हो जाएगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगस्त तक तो आप स्थितियाँ ऐसी हो जाएंगी कि आप राशन डिपो में भी ले सकेंगे, इतनी हो जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि तब तक कितना समय बचेगा। अगर अगस्त में किसी को हम वैक्सीनेट करते हैं तो फिर 84 दिन का जो खेल है वो चला जाएगा नवंबर में। तो वही बात आ गई जो केंद्र ने कहा था कि हम दिसंबर में सबको वैक्सीनेट कर देंगे। अगर केंद्र कह रहा है कि दिसंबर में करें तो मान के चलिए जनवरी और फरवरी में होंगे। चलिए, हो जाने चाहिए। लेकिन अभी अभी हम आपसे एक बात और कहेंगे, जो लोग पेड वैक्सीन लगवा सकते हैं वो लगवा लीजिए, क्योंकि देखिए जितनी जल्दी आप वैक्सीन लगवाएंगे उतनी जल्दी आपका जो है सुरक्षा चक्कर और मजबूत हो जाएगा। फिलहाल आप अपना सुरक्षा चक्कर एक ही है आपका, 2 बातें कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और हाथ तो आप धोते ही रहते हैं, उसकी कोई चिंता नहीं हो। आप जो है स्वच्छता के मामले में हिमाचल प्रदेश का कोई सानी नहीं है, तो हाथ आप धोते रहते हैं, बस 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। ये अभी आप जो है इस मंत्र को बनाए रखिए जब तक वैक्सीन लग जाती। वैक्सीन लगने के बाद भी आपको इसको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब तक पूरे वैक्सीनेट नहीं हो जाते तब तक जो है मास्क से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये है जी, आज हिमाचल प्रदेश में 1444 लोग रिकवर हुए हैं, 663 पॉजिटिव आए हैं, 17 लोगों की डेथ हुई है जी। पिछले कल जो है हमारे पास 21 लोगों की डेथ हुई थी, आज 17 की हुई है, थोड़ी सी कम है। लेकिन अभी जो डेथ का रेट है वो ओवरऑल ज़्यादा है। पॉजिटिविटी रेट पूरे प्रदेश का 3.5-4 के आसपास चल रहा है, पूरे देश का भी 3.5 के आसपास चल रहा है। लेकिन दिल्ली जैसे राज्य का पॉजिटिविटी रेट हाफ हो गया है जी, 0.5%, आधा प्रतिशत, 0.5
5%। तो आप देखिए वहां कल 321 केसेज आए हैं, हमारे यहाँ आज 663 आए हैं। ये फर्क है, ये फर्क है। तो दिल्ली में हालांकि मौतें ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ कम है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के हिसाब से भी मौतों का आंकड़ा ज़्यादा है। आज जो 17 मौतें हुई उसमें शिमला में 4 मौतें हुई हैं। 58 साल के मेल, ये धारी गांव शिमला का है। 42 ईयर्स फीमेल, ये चिड़गांव के सुंडा गांव से हैं जी। 75 ईयर्स मेल रामपुर के रहने वाले। 80 ईयर्स के मेल जुब्बल के रहने वाले। ये 4 डेथ जो है शिमला में हुई है। मंडी में 2 डेथ हुई हैं। 72 ईयर्स क्वालकोट गांव है बल का, दोनों डेथ बल की है। क्वालकोट बल से 72 साल की फीमेल जी। और 57 ईयर्स मेल, ये रजवाड़ी गांव है बल का, वहां से जी, दोनों डेथ बल की। कल 4 हुई थी मंडी में, चारों जो है सुंदरनगर की थी। सोलन में जो है आज 4 डेथ हुई है। 60 साल के मेल सोलन से, 52 साल के मेल सोलन से, 75 साल के मेल नालागढ़ से, और 92 ईयर्स की फीमेल जो है वो कुनिहार छोटी बिलास से जी। 4 डेथ वहाँ की। हमीरपुर में 1 डेथ हुई है। 42 ईयर्स मेल, बड़ो गांव है भोरंज का, उनकी डेथ हुई है जी वहाँ से। कांगड़ा में आज 4 डेथ हुई है। 90 साल की फीमेल लोअर लंबा गांव से, 62 साल के मेल झेवल से, 74 साल के मेल बसनूर से, 75 साल की फीमेल जो है चैतलू धर्मशाला के पास है, वहाँ से जी, कांगड़ा और धर्मशाला के बीच में गग्गल के पास। बिलासपुर से 1 डेथ हुई है। 52 ईयर्स फीमेल, कू गांव है मझवाड़ का, वहाँ की रहने वाली हैं। ऊना में 1 डेथ हुई है। 60 साल के फीमेल नंदपुर आम्ब से, इनकी डेथ हुई। 17 डेथ हुई है जी आज, और 1 डेथ आज ब्लैक फंगस से हुई है। ब्लैक फंगस का जो पहला केस हिमाचल प्रदेश में आया था हमीरपुर की जिस महिला का, उसकी डेथ हो गई है जी हाँ। उनका ऑपरेशन कर दिया गया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी मामला संभल नहीं पाया, ब्लैक फंगस फैल गई और उनकी जो है डेथ होगी। एक और व्यक्ति का जो है आज ऑपरेशन किया गया जो ब्लैक फंगस का आया था। कुल मिला के हमारे पास जो है अभी तक 15 केसेज आए हैं, जिसमें से 5 हमारे पास डेथ हो गई है। 10 अभी जेर इलाज है। 10 में से 6 जेर इलाज हैं आईजीएमसी में, 4 जेर इलाज हैं धर्मशाला में, टांडा मेडिकल कॉलेज में। वहाँ 6 थे, 2 की डेथ हो गई है धर्मशाला में, और यहाँ 9 थे, यहाँ पे 3 की डेथ हो गई है शिमला में। तो ये 5 लोगों की डेथ हो गई है। 5वीं डेथ 18 मई को ये हमारे पास मामला सामने आया था ब्लैक फंगस का। उसके बाद अब तक जो 5वीं डेथ हो गई है हिमाचल प्रदेश में। और ये पहला मामला था जो आज जिस महिला की डेथ हुई है। ये हमीरपुर के नेरी गांव, खग्गल नेरी का गांव जो है वहाँ की ये महिला थी। 42 ईयर्स इनकी एज थी, और आज इनकी डेथ हो गई है। 2 लोग जो जेर इलाज है उनमें से 2 की आंख भी निकालनी पड़ी है, और उनको भी ऑब्जर्वेशन पे रखा गया है। खुदा ना करे कि वहाँ उनका जो है संक्रमण आगे बढ़ा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ब्लैक फंगस भी लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। जहाँ जहाँ आज केसेज आए जी, बिलासपुर में आज 31 केसेज आए हैं, और इनमें से जो है वाल्मीकि कॉलोनी से 2, शहर की वाल्मीकि कॉलोनी से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 1, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से 1, ये शहर के केसेज हैं। हवान से, भपराल का बणी गांव है, वहां से 4 लोग केस 4 पॉजिटिव हैं। बाछड़ी से 3 आए हैं। श्री नैना देवी जी एरिया के अलग अलग गांवों से 6 लोग पॉजिटिव हैं, जिसमें सलोवा से ही 3 है जी। बहल गांव से, जंगल गांव झुंझुता का, वहां से 2 आए जी। झगोड़ा से, जेजमी से भी 1 केस आया है। मुख्य संक्रमण यहीं पे, एक घुमारवी से भी केस आया जी। इसके अलावा चंबा से 82 केसेज आए हैं आज, और इसमें गुलेली से 4 हैं, बंजराड़ू से 3 है, धरवाला से 2 हैं, मंजीर से 8 हैं, होली से 8 हैं, संचुई से 3 हैं, क्यानी से 3 हैं। संचुई बड़ा ऐतिहासिक गांव है जी। मणिमहेश के डल को जो पार करते हैं वो संचुई के चेले ही करते हैं, तो यहाँ भी संक्रमण पहुंच गया है। क्यानी में से 5, चौड़ी में 3, सलूनी में 4, बाट गांव से 4, सुनारा से 6, और रजेड़ा से जो है 6 केसेज आए हैं। कुल मिला के 82 केसेज जो हैं वो आए हैं। मंडी में 129 केसेज आए जी आज। जोगिंद्रनगर से 7 है, चौंतड़ा से 4 हैं। पोलिंग, ये कांगड़ा में पड़ता है, पोलिंग लोहारड़ा, यहाँ से 5 केस हैं। ब्रोड से 4 केस हैं। करसोग से 35 केस हैं, इसमें खलाच, केलोधार, बकरुंडा गांव है संक्रमण का शिकार, और बालना गांव है, वहाँ से 12 अकेले, 12 से वहीं से हैं 35 में से। और इसी तरह से जो है सुराशी गांव है वहाँ से 5 केस आए हैं। नांज गांव से 4 केस हैं। बलदौड़ा के ढलवान से 3 केस हैं। इसके अलावा जो है बांग्ला से 3 केस हैं जी, और श्रीनगर माफ कीजिए सुंदरनगर और बल से जो है हमारे पास 22 केस हैं, सुंदरनगर और बल के जी। डियारगी से 4 हैं, भड़ोल से 4 हैं। एसडीएम कॉलोनी मंडी से 4 केस हैं जी।
और रविनगर से केस है मंडी से, सेन मोहल्ला से 2 केस है, तरमट से 1 केस है। कुल मिला के 129 केसेज आज मंडी में आए हैं जी। ऊना में 41 केसेज आए हैं आज, और इसमें से अंब के जो केसेज हैं वो हैं अंब के 12 केसेज हैं, गगरेट के 9 केसेज हैं, ऊना के 6 केसेज हैं, हरोली के 4 केसेज हैं। इसके अलावा जो है बंगाणा वाला एरिया जो है थाना कलां वाला, वहां से 3 केसेज हैं, बसदेड़ा से 2 केसेज हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द प्लेसेस से नहीं। तो ऊना में आज 41 केसेज आए हैं। ऊना में भी संक्रमण जो अब धीरे धीरे लग रहा है कि खत्म हो गया है। सबसे बड़ी जो अच्छी बात है कि कई जिलों में RT-PCR में बिल्कुल या तो केस आ ही नहीं रहे, या 1 या 2 केस आ रहे हैं, इस तरह से आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। रुख कुल्लू का कर लेते हैं जी। कुल्लू में आज 35 केस आए हैं, इसमें से 20 केस जो है मनाली वाला एरिया जो है जरी माफ कीजिएगा नगर ब्लॉक उससे आए हैं, और 12 मामले जरी ब्लॉक से आए हैं, और 2 मामले निर्मंड आने वाले एरिया से आए हैं। 35 मामले जो है वहां पे आए हैं कुल्लू में कुल मिला के जी। आज सोलन की बात कर लेते हैं जी। सोलन में 48 केसेज आए हैं आज, इसमें से 12 केसेज जो है सोलन के हैं जी, और 9 केस जो नालागढ़ के हैं। बद्दी के हमारे पास 7 केस हैं, धर्मपुर के भी हमारे पास 7 केस हैं, कंडाघाट से हमारे पास 2 केस हैं जी, MMU से 2 केस हैं, चंडी से 4 केस हैं, अर्की ब्लॉक से कोई केस नहीं है, परवाणु से कोई केस नहीं है, बाकी जो है अदर्स में है। तो ये कुल मिला के जो है आज RT-PCR पे जो है 16 केस आए हैं जी, 18 केस आए हैं, और 30 केस जो हैं वो आए हैं, माफ कीजिए RT-PCR पे 30 और 18 केस जो है वो रैट पे आए हैं जी आज कुल मिला के। हालांकि रैट वहां पे आज बहुत कम, ओवरऑल सैंपल बहुत कम हुए जी सोलन में। 210 RT-PCR और 160 रैट हुए, तो 370 जो है टोटल वहां पे सोलन में सैंपल हुए हैं जी। हालांकि गवर्नमेंट के बुलेटिन में जो डिटेल है वो सिर्फ 246 की है। उधर किन्नौर में आज कंपैरेटिवली बड़ा बैच 21 लोगों का आया जी। इसमें से बड़ा जो संक्रमण है वो एक ही गांव में से है, बरी गांव से 13 मामले हैं। निचार से 2 हैं, तरंडा से 1 है, मुरंग से 2 हैं, जिनमें एक टिडोंग जल विद्युत परियोजना और एक मुरंग कोषागार का कर्मचारी है। रिब्बा से 1, कोठी से 1 तथा तंगलिंग से भी 1 मामला शामिल है। कुल मिलाकर 21 मामले जो हैं वो सिरमौर में आए हैं। शिमला की बात कर लेते हैं जी। शिमला में हमारे पास 66 केसेज आए, 58 की डिटेल मैं आपको दे सकता हूँ। कसुमटी से 2, पंथाघाटी से 3, नवबहार से 3, विकासनगर से 3, खलीनी से 2, समरेल कुप्टाधार से 1, IGMC से 3, DDU से 2, मतियाना से 3, मशोबरा से 1, जुब्बल कोटखाई से 7, नेरवा से 9, कुमारसेन से 1, ननखड़ी से 1, रामपुर से 7, रोहडू से 6, सिरमौर, बिलासपुर, सोलन जिला के रहने वाले एक व्यक्ति को पॉजिटिव पाया गया। 58 की मैंने आपको डिटेल दी। 66 लोग जो है शिमला में टोटल पॉजिटिव आए हैं जी। मंडी का जिक्र हो गया जी। 35 लोग हमीरपुर में पॉजिटिव आए हैं जी आज, और इसमें देखिए RT-PCR में सिर्फ 2 लोग पॉजिटिव आए हैं RT-PCR में। 33 लोग जो है रैट पे आए हैं, और रैट के भी जो है 1323 सैंपल लिए गए थे आज पूरे हमीरपुर में जो है वो 1444 सैंपल हुए हैं। तो देखिए रैट के 1300 में से भी 33 पॉजिटिव आए हैं, और इसमें भोटा के गांव चौहान और मनवी में 3 लोग पॉजिटिव आए हैं। सलोनी के गांव कुढ़ार, कुल्हेड़ा में 2, भिड़ा के गांव डबसाई, बडैहर के गांव कोटा और चंद्रूही में 2, कक्कड़ में 2 लोग पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, कसवाड़ के गांव लभान, चबूतरा, बड़दार, कांगड़ा जिले का गांव सिहोर बल्ला, चमियाना का गांव गड्डी, सरगू हीरा, गलोड़ क्षेत्र के गांव काई दीबाल, सलोनी क्षेत्र के गांव लोरवा, ब्लू बैरी क्षेत्र के गांव काथला, जनेहन, चारियां दी धार, लदरौर से 1, लठवान, दरकोटी, किटपल, रंगस, नदौड़ उपमंडल के फतेहपुर गांव त्रेटी में 1 मामला सामने आया है जी। इसके अलावा जो है RT-PCR टेस्ट में बधानी के गांव बजोहड़ की 1 महिला और मेडिकल कॉलेज की 1 महिला जो है वो पॉजिटिव आई है। तो RT-PCR में सिर्फ 2 पॉजिटिव आए हैं जी आज RT-PCR में। ये मजेदार बात है। 33 लोग रैट में और RT-PCR में सिर्फ 2। कल कुल्लू में RT-PCR में कोई पॉजिटिव नहीं आया था जी। लाहौल स्पीति में 6 लोग पॉजिटिव आए हैं। ये 6 के 6 ही जो है लाहौल सब डिवीजन के हैं। इसमें केलोंग से 4 लोग हैं जो मजदूर हैं, और 2 लोग स्थानीय हैं जो गोंधला के आसपास गोंधला पंचायत के रहने वाले। 6 लोग पॉजिटिव आए हैं जी आज लाहौल स्पीति में। और बात सिरमौर की कर लेते हैं। सिरमौर में 39 लोग पॉजिटिव आए हैं। इसमें से 20 लोग पौंटा साहिब से और 10 लोग नाहन से और 9 लोग अन्य जगह से आए हैं। ये 39 टोटल जो है सिरमौर में आए हैं। तो ये कुल मिला के 663 लोग आज पॉजिटिव है, जिनकी मैंने आपको डिटेल दी। 1444 लोग 1444 रिकवर हुए हैं। 112 बिलासपुर में, 110 चंबा में, 83 हमीरपुर में,
373 कांगड़ा में, 46 किन्नौर में, कुल्लू में 88, 19 लाहौल स्पीति में, 44 मंडी में, 147 शिमला में, 105 सिरमौर में, 205 सोलन में, 112 जो है वो ऊना में रिकवर हुए हैं। डेथ कुल मिला के अब तक हमारे पास जो है 3312 हो चुकी हैं जी, और इसी महीने की 174 हो चुकी हैं। आज फिर से 18,269 सैंपल हुए हैं, 18,000 से ऊपर तीसरी बार चला गया है इसी हफ्ते में नंबर। ये पिछले कल जो है संडे की वजह से 11,674 था। सैटरडे को हमारे पास यानी 5 जून को हमारे पास 18,897 सैंपल थे, और 4 जून को हमारे पास हाईएस्ट जो था वो 18,980 सैंपल थे जी, ये हाईएस्ट था। और देखिए 4 जून से लेकर 7 जून के भीतर ही तीसरी बार जो है 18,000 सैंपल लिए गए। लेकिन असली बात वही है कि 16,804 इसमें से रैट के सैंपल हैं, और सिर्फ 1465 RT-PCR हैं जी। RT-PCR जो है 1465 हैं। तो आप सोच सकते हैं कि टेक्निकली 1465 रैट होने चाहिए थे, और जो 16,804 है वो RT-PCR होनी चाहिए थे। RT-PCR में ही सबसे ज़्यादा संक्रमण जो है वो सामने आएगा, अन्यथा आप जो मर्जी कर लीजिए। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मज़ेदार दिलचस्प कहानी है, किस दिन उसकी चर्चा करेंगे। अभी हम बैठ रहे हैं, तेल देख रहे हैं, तेल की धार देख रहे हैं, इसलिए उसकी भी चर्चा करेंगे कि रैट वाला वही मामला जो है ये क्या है। पूरी खाना पूर्ति हो रही है जी, असली कहानी ये है कि खाना पूर्ति हो रही है। कैसे हो रही है, किस दिन बताएंगे विस्तार से। अभी आंकड़े हम इकट्ठा कर रहे हैं, और ऐसा नहीं डेली के आंकड़े हैं हमारे पास, तो करेंगे। आज की अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो पिछले कल लोएस्ट, सबसे ज़्यादा लोएस्ट था, 1244 लोगों को वैक्सीन लगी थी जी, जो लोएस्ट था अब तक का। और आज जो है वो 11,869 लोगों को वैक्सीन लगी है। हालांकि जो 40+, 45+ वाले और 60+ वाले हैं, उनमें से सिर्फ 4,188 को लगी है। अभी गवर्नमेंट का जोर जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जिनको फ्रंटलाइन वर्कर नवाजा गया है उनके ऊपर है, उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है जी। तो ये इस वक्त की डिटेल थी। और अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि वीरभद्र सिंह के जन्मदिन पर वो स्वाभिमान दिवस मनाएगी, और उसके बाद उन्होंने ये भी दावा किया है कि वीरभद्र सिंह के छाते के नीचे खड़े होकर कांग्रेस फिर से जो है यहाँ सत्ता तक पहुंचेगी, फिर से पैदा होगी। जो आंधी पड़ी हुई है, कई गुटों में बंटी हुई है, आप देख रहे होंगे, कोई किसी के साथ खाना खा रहा है, कोई किसी के साथ चाय पी रहा है, कोई किसी के साथ गलवैयाँ डालते हुए फोटो डाल रहा है, कोई कह रहा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, कोई ट्वीट करता है तस्वीर को और कहता है कि तस्वीर बदलेगी। क्या क्या बदलेगा कांग्रेस में, क्या क्या नहीं बदलेगा, देखना होगा। लेकिन वही फौज अगर इकट्ठा हो जाएगी तो वो तो पहले भी हारी है, वो फौज तो पहले भी हारी है। इसलिए सोचना होगा कांग्रेस को कि दिक्कत क्या है। यहाँ प्रदेश में ही नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी जो कांग्रेस की दिक्कत है वो यही है कि मुड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पे आवे। कांग्रेस की मैं वीरभद्र सिंह को इस प्रदेश का सबसे बड़ा सियासी दिग्गज नेता मानता हूं। वो अपने आप में एक महाग्रंथ है पॉलिटिक्स के। पॉलिटिक्स कैसे की जाती है, प्रशासनिक पकड़ कैसी होती है, ये उनसे सीखना चाहिए। हर व्यक्ति के प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि उनसे बड़ा राजनीति का कोई स्तंभ इस प्रदेश में नहीं है। इनफैक्ट कांग्रेस में भी नहीं है। कांग्रेस में वो सीनियर मोस्ट है, सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट है। 5 दशक से ज्यादा वो राजनीति में है। लेकिन सवाल यह है कि अभी भी आपने वीरभद्र सिंह के ही नाम पर इलेक्शन लड़ना है, तो दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी कहां गई? कांग्रेस की, बीजेपी में तो दूसरी पीढ़ी राज कर रही है, लेकिन कांग्रेस की दूसरी पीढ़ी भी बूढ़ी हो गई है, तीसरी पीढ़ी भी बूढ़ी हो गई है, चौथी पीढ़ी परेशान है, 5वीं आने को तैयार है। ऐसी स्थिति में अगर आप 5 पीढ़ी पहले जाकर 5 पीढ़ी पुराने नेता को पकड़ के ये कहेंगे कि इनको आगे करके जो हम जीतेंगे, तो फिर इसका मतलब कि कांग्रेस की नई पीढ़ियों के पास कुछ नहीं है। वीरभद्र सिंह को तो जहां भी आप खड़ा करेंगे उनके नाम पे वोट पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उनके व्यक्तिगत रसूख कितना हो गया है, 6 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में उनके पास इतने आदमी तो हैं ही कि वो किसी को जिता नहीं पाएंगे तो हरा तो देंगे ही। और ऐसा होता है कि अगर जिता नहीं देंगे, जिताएंगे नहीं तो हरा तो सकते हैं किसी को भी। वो यानी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता उस शख्स में है। वो एक आवाहन कर देंगे तो बहुत से समर्थक उनके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि फिर बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये पार्टी जो है, कोई भी पार्टी, उसको सामूहिक रूप से जो है चीजें लड़नी पड़ती है। नेतृत्व तो किसी एक का ही होता है। अब देखिए
कौल सिंह मुख्यमंत्री की दौड़ में, विद्या स्टोक्स अब तो खैर चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो पिछला चुनाव भी बेचारी वो बड़ी मुश्किल से जो है कभी आई कभी गई वाली स्थिति में हुआ था और उनको बड़ी बेआबरू होकर उस चुनाव से बाहर निकलना पड़ा था। उनका पर्चा पहले किसी और ने भरा वहाँ से, फिर ठोक से, फिर उन्होंने भरा, फिर वो रद्द हो गया, फिर जिसने पहले भरा था उसको दिया, तो बड़ा लंबा ड्रामा तो आपको याद होगा। तो विद्या स्टोक्स तो अब खैर राजनीति में नहीं है, लेकिन आप देखिए कौल सिंह मुख्यमंत्री की दौड़ में, जीस बाली मुख्यमंत्री की दौड़ में, रामलाल ठाकुर मुख्यमंत्री की दौड़ में, इसके बाद आशा कुमारी, मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुधीर शर्मा तक ये लाइन चली जाती है। तो जिस पार्टी में 8, 9 या 10 लोग मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं, वो पार्टी ये फिर से कह रही है कि हम तो जी वीरभद्र सिंह के नाम पे ही इलेक्शन जीतेंगे। तो जनाब बहुत अच्छी बात है, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। उनके जन्मदिन के बहाने कांग्रेस पुनर्जीवित होने की कोशिश करेगी, अच्छी बात है। लोकतंत्र में पार्टियों का जिंदा रहना जरूरी है, अन्यथा जिस भी एक पार्टी को जो है सत्ता मिली होती है और दूसरी पार्टियां अगर जिंदा ना रहें, औंधी हो जाए, तो फिर मामला बेलगामी वाला हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं कितना कौन अपने आप को जो है रिन्यू कर पाता है, रीजेन्युएट कर पाता है, पुनर्जीवित हो पाता है, समय बताएगा। फिलहाल समय आपसे इजाजत लेने का हो गया है। इजाजत दीजिए संजीव शर्मा को। कल फिर मुलाकात होगी 9:30 बजे सुबह, और दिन भर आपसे मुलाकात हो चलती रहेगी। मुलाकातों का दौर खबरों के माध्यम से चलता रहेगा, और रोज सुबह 9:30 बजे, रोज शाम 9:30 बजे तो आपको आपसे मिलना ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे थे, कोई टेक्निकल दिक्कत रहती है, मुझे अब इसका थोड़ा सा आभास हो गया कि क्या मामला है। अब कल से मैं इसको ठीक करने की कोशिश किया करूंगा कि ये आगे से ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया।